सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हमसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर पूछी जाती है तो वो क्या होती है बेटा? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल मुंह जुबानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की याद होनी चाहिए, विच इज n-1 डी 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2। जैसे कि मान लो बेटा मैं मैंगनीज के लिए लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, राइट? तो आप क्या करते हो बेटा, ये पूरी की पूरी चीज को तो आप लिख देते हो किसके अंदर? आर्गन के अंदर। फिर आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो n-1 d, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? 5, और यहाँ क्या आप लिख रहे हो? ns2। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप ध्यान से देख सकते हो इस चीज को कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है। एग्जैक्टली बेटा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। n-1 समझ रहे हो ना क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपके पास यहाँ पर बेटा 3 आ रहा है, d के साथ में 3 है और s के साथ में 4 है ना? एक आपका आउटर मोस्ट शेल है, एक आउटर मोस्ट शेल से अगले वाला शेल है जो अंदर की तरफ है। चलो, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता? क्या लगता है बेटा, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी बेटा, तो क्या आंसर होना चाहिए कि जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? जल्दी से बता दो भाई, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते? आंसर बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? अगर आपसे कोई भी पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपके पास होते हैं बेटा वो होते हैं विच कंटेन्स, हम लिखेंगे यहाँ पर which contains incompletely filled, which contains बेटा incompletely filled d subshell, incompletely filled d subshell। ये होती है बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डेफिनेशन। अब जिंक के बारे में आप लिखोगे बेटा तो जिंक क्या होता है? जिंक होता है आपका आर्गन 3d10 4s2, राइट? तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं है। जिंक है, पूरा का पूरा डी भरा हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है कि हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए इन इट्स बेटा ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? अब अगर आप जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बात करोगे बेटा तो वो आपके पास आएगा आर्गन 3d10, है ना बेटा? और यहां पर कितना? 4s0। अब आप इसकी जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो या जिंक की बात करो बेटा, दोनों के अंदर ही डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। तो ऐसा जिंक के साथ अगर हम बात करें तो नहीं हो पाता, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। इस चीज पर बहुत सवाल हैं आपके पास, आपके बोर्ड्स में, और पक्का पूछा जाता है, शायद पूछा जाया भी, तो ध्यान से इसको लिख लीजिए, राइट बेटा? जल्दी से लिखो बेटा। नेक्स्ट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगर आपका जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता बेटा तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो आता है आपके पास स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आंसर होना चाहिए? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? जिंक होना चाहिए, कैडमियम होना चाहिए, या मरकरी होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा आंसर आपके पास? अरे जल्दी बता दो बिहार वालों, इतना स्लो। मोहम्मद शमसुल, 10 मिनट का ब्रेक बेटा मिल चुका है। तुमको ब्रेक चाहिए तो तुम अपना ब्रेक खुद ले लो बेटा। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से आपके पास स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे,
कौन कौन से आपके पास स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे? एग्जैक्टली, डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल बेटा, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जिनके पास जो है कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। जिनके पास क्या होता है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, राइट? कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अब देखो बेटा, अगर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो फिर उसको हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जिंक के ही नीचे आता है कैडमियम और उसी के ही नीचे आता है मर्क्यूरी, ठीक है? जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3d10 4s2, इसकी होती है बेटा 4d10 5s2 और इसकी क्या होती है बेटा 5d10 6s2। इन तीनों की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सभी के अंदर ही कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। उसी के हिसाब से ये तीनों के तीनों स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। सबको ध्यान रखना है इन सब बातों का, ठीक है बेटा? चलें आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, अब ये तो बेटा आपको आना चाहिए। बताइए बेटा, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर है? इस बात का ध्यान रखना कि कॉपर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कॉपर के साथ थोड़ी सी एक्सेप्शनल चीजें भी जुड़ी हुई हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर क्या होनी चाहिए? बताइए बेटा, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी जो कॉपर होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा आर्गन 3d10 4s1। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3d9 4s2 लिखाते हैं, जो कि गलत होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्चुअली डी में है, डी में चला जाता है या डी में होता है, जैसे आप समझना चाहते हैं, पर ये आपका गलत है। तो ध्यान रखेंगे आप, जो तुम गलतियां कर सकते हो बेटा वो भी मैं साथ साथ में तुम्हें बता रही हूं, तो ध्यान रखना। आंसर इज फर्स्ट, ये इसका आंसर नहीं होगा। मेक इट वेरी क्लियर, राइट? हाँ, ये गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, एकदम एकदम पाप है इसको लिखना। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक, ये ऐसा क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है बोर्ड्स में कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या था, तो हम क्रोमियम का ले आए। सो व्हाट शुड बी द आंसर? बता दो भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम कितना है? व्हाट शुड बी द आंसर? एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम जल्दी से बता दो बेटा। अरे जल्दी से बता दो भाई, इतना टाइम लेते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं लिख ही देती हूँ बेटा। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है। इस तरीके से आप इसे चल सकते हैं। स्कैंडियम से आपकी जो है 3D सीरीज स्टार्ट होती है, 21 22 बेटा, 23 24 25। इन सब से एक एक बार सवाल आया हुआ है। मैंगनीज से आया हुआ है बेटा, हमने आपसे क्रोमियम पूछ लिया ताकि आपको पता रहे कि ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता रहे कि आपसे एटॉमिक नंबर पर भी बोर्ड्स में सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप इस चीज को हल्के में ना लें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम अमंग 3D सीरीज कैन बी शोन बाय। अब ध्यान रखना बेटा, जो आपकी 3D सीरीज होती हैं जिसके अंदर आपके पास कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +7 होती है, वो कौन सा एलिमेंट शो कर सकता है? बताओ बेटा, जल्दी से बता दो। एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट है जो शो कर सकता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी से बता दो बेटा। नहीं, क्रोमियम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली आंसर विल बी मैंगनीज। देखो बेटा, जो आपके पास मैंगनीज होता है उसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s2। ये होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी?
आपकी मैंगनीज की, यानी कि बेटा ये D+S के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स तक पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आप पढ़ते हो ना बेटा MnO4 नेगेटिव, तो उसके अंदर मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है। तो ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है घुमा फिरा के, दोबारा भी पूछा जा सकता है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, मैंगनीज +7 तक शो कर सकता है। अरे सुन लो ध्यान से, सुन लो बेटा, मैंगनीज कहां तक शो कर सकता है? +7 तक शो कर सकता है। इधर ये बात बिठा लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चले आगे। कॉइनेज मेटल्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप? कॉइनेज मेटल्स वो होते हैं जिनसे हम अपनी ज्वेलरी बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, उनको हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। तो क्या होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से आंसर? बताओ बेटा जल्दी से। अब ध्यान रखना बेटा, जो आपके पास आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से आपके पास जाता है बेटा कॉपर पे और जिंक पे। स्कैंडियम जो होता है वो ग्रुप नंबर आपके पास 3 होता है, ठीक है, और कॉपर जो होता है वो आपके पास ग्रुप नंबर 11 होता है, और जो जिंक होता है बेटा वो ग्रुप नंबर 12 होता है। तो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉइनेज। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉइनेज। तो ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 11 होगा, ठीक है, क्लियर है सभी को? ग्रुप नंबर कौन सा हुआ? 11 हुआ। मैंने इसलिए बेटा पूरा लिखकर दिखाया ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है बेटा, सभी का आंसर ठीक है। चलते हैं आगे। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। अब इसमें से बताइए कि कौन सा आपका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है बेटा वो गलत होगा। तो आप कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखिए और जल्दी से बता दो कि आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। जल्दी से टेक योर टाइम एंड टेल, कॉपर +1 होना चाहिए या कॉपर +2। अगर तुम्हारे सामने नहीं लिखा है कि वो एक्वस है या कुछ और है तो खुद से कुछ एज्यूम नहीं करना है। इस वक्त कुछ नहीं लिखा है तो ये गैसियस फॉर्म है, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। अगर नॉलेज थोड़ा सा बेटा आप सबको कम भी है तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कितनी सारी चीजें सीख रहे हो, क्या पता इसमें से कोई और क्वेश्चन तुम्हारा अटक जाए, है ना, कल तुम्हें इसका आंसर बिल्कुल आ जाए। तो बस ध्यान से सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले से कोई चीज नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम यहाँ पर सीखने के लिए ही तो आए हैं। हम इसीलिए तो ये रिस्पेक्टिव सेशन को अटेंड कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए और जो आता है हमें पता चले कि हमें कितना आता है, राइट। चलो चलो जल्दी से बता दो बेटा इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो बेटा कॉपर जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s1। अब अगर आप कॉपर +1 लिखते हो बेटा तो वो होता है आर्गन 3d10 4s0। और अगर आप लेते हो बेटा कॉपर +2 तो वो आपके पास होता है आर्गन 3d9 4s0। अब आप खुद ही बता दो बेटा, अगर आपके पास ये 3 है तो आपका कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होगा या कॉपर +2? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब आपने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको 3d10 मिला, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। दैट इज व्हाट बेटा, वो आपके पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है बेटा आपके पास क्या? आपका डी सब शेल। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या फिर आप हाफ फिल्ड होते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना बेटा। तो उसके हिसाब से आपके पास आंसर कौन सा होना चाहिए? कॉपर +1 शुड बी मोर स्टेबल और कॉपर +2, तो आंसर विल बी कॉपर +1। सभी का आंसर ठीक है बेटा? बता दो बेटा। अब इसी में ही सबको जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कॉपर +1 के अंदर कॉपर ने अचीव कर लिया है 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट बेटा। चले आगे, चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम +3। स्कैंडियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, जल्दी से बताइए। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर
स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर बेटा इसको करेक्ट कर दो, इन्होंने इनकरेक्ट गलती से लिख दिया होगा, इसको आप ये कर दो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कर दो, ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम +3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम +3, बताओ बेटा क्या होनी चाहिए। यस बिल्कुल सही है आंसर आप सबका। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन वी हैव 4s2 3d1। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने के लिए जाते हैं ना, तो हमेशा सबसे पहले उससे निकालते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से, राइट। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, तो आप सिर्फ इतना बचेंगे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ कितना बचेंगे बेटा, आर्गन। तो आंसर विल बी, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन और 3d1 4s2, तीनों को निकाल लोगे तो वैसे भी तुम्हारे पास क्या ही बचेगा, आर्गन। जिस बच्चे को पूरा करके लिखना है वो पूरा करके लिख सकता है, इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, दोनों चीजें बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। चले आगे। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्रोमियम +2। अब इसके लिए सबसे पहले क्रोमियम का आप एटॉमिक नंबर लिखिए, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं बेटा वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बेटा, अलग सर तक आपका मैसेज मैं पहुंचा दूंगी, बिल्कुल हम बिहार बोर्ड के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब जल्दी से आप इस सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्रोमियम +2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। यस करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा। अगर क्रोमियम की आप बात करते हो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24। अगर आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो उसके अंदर कितना, 22 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे बेटा, तो आंसर शुड बी व्हाट, करेक्ट, बिल्कुल सही, 22 विल बी द आंसर। ऐसा सवाल भी आपके पास पूछा था बेटा कि टाइटेनियम पर कुछ एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट करके सवाल आपके पास बिहार बोर्ड में आया है, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलो अब चलते हैं आगे। अब आता है बेटा निकल इज कंसिडर्ड एज, निकल को क्या कहें, निकल कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया है या एफ ब्लॉक में रखा गया है, क्या लगता है भाई, आप ही बता दीजिए आंसर कि निकल कौन सा एलिमेंट होता है भाई, जल्दी से। देखो मुझे इसमें कुछ पेन नहीं उठाना बेटा, ये सब आपको आता है। निकल जल्दी से बता दीजिए, आपका डी ब्लॉक है। यस प्लीज कॉल माय नेम, गौरव, हाय गौरव, हेलो बेटा। निकल एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ये पता कैसे चलता है मैम कि निकल डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो बेटा उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब मैंने लास्ट में क्या लिखा है बेटा, 3d8 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, मैं लिख रही हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी सब शेल, है ना बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में ही तो एंटर कर रहा है। अगर डी सब शेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उसको डी ब्लॉक ही बोला जाएगा। अगर बेटा वो एस ब्लॉक में एंटर करता तो हम उसे एस ब्लॉक कहते, एफ ब्लॉक में एंटर करता तो हम उसे एफ में कहते, मतलब एफ सब शेल या डी सब शेल, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चले बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनॉर्मलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किस किस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी एनॉर्मलस होती है, कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा पेयर है, अरे जल्दी बता दो बिहार वालों, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये तुम्हारे लिए कि अगर कल आ गया तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल बता दो भाई, जल्दी से बताओ बेटा।
जल्दी से बता दो। एनॉर्मलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ नहीं रहा है इसका आंसर, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एनॉर्मलस होती है। जल्दी से बताइए। यस यस, बिल्कुल सही बेटा, कॉपर एंड क्रोमियम। इस क्वेश्चन के साथ मैंने 3 स्टार लगा दिए हैं। इस बात का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बेटा, वो होती है आर्गन 3d10 4s1, और जो बेटा क्रोमियम की होती है वो होती है आर्गन 3d5 4s1। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बेटा बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नींद में भी तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए दोनों की। इस पर बहुत घुमा फिरा के सवाल होते हैं। नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी कॉपर एंड क्रोमियम की एनॉर्मलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एनॉर्मलस का मतलब होता है कुछ अलग, जो नॉर्मल नहीं है, जैसे नॉर्मल चलना चाहिए वैसा नहीं है, उसको बोला जाता है ऑफ बो के विरुद्ध। ये सौरभ बिल्कुल सही बोला बेटा, ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चल रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए वैसे नहीं, अपना अलग ही चल रहा है इनका। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलो नेक्स्ट। ये थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने सवाल को ना करा हो, बट ये सवाल पूछा जा सकता है बेटा। अब होता क्या है ना बेटा, कॉपर +1 और कॉपर +2 की स्टेबिलिटी, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ शायद से बहुत से बच्चों को इसके बारे में ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। सबका ध्यान अभी मैम के सुनने पर हो, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। हाँ भाई, तुम सबकॉन्शियस माइंड बोल दो, और या तुम वो बोल दो, नींद में बोल दो। चलो अभी पहले सुनो बेटा। देखो अभी एक सवाल आया था कि कॉपर +1 से की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बेटा कॉपर +2 की, क्योंकि तुम क्या कह रहे थे कि कॉपर +1 में तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम अचीव कर लेते हो वो ये हो जाती है, लेकिन कॉपर +2 जो होता है बेटा वो तो होता है आर्गन 3d9। अब ये जो आप अपना ऑर्डर लिखते हो ना बेटा, ये गैसियस फॉर्म में लिखते हो। ये कौन से फॉर्म में लिखते हो? या तो गैसियस फॉर्म में लिखते हो, और किस में लिखते हो बेटा? या फिर आप लिखते हो बेटा नॉन एक्वस फॉर्म में। और किस में लिखते हो बेटा? नॉन एक्वस फॉर्म में। ध्यान रखेंगे आप। लेकिन अगर आपसे सवाल एक्वस फॉर्म के लिए पूछा गया, अगर आपसे सवाल बेटा एक्वस फॉर्म के लिए पूछा गया, तो ध्यान रखना तुम, कॉपर +2 की स्टेबिलिटी उसमें कॉपर +1 से ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा होती है। रीजन बीइंग होता है बेटा हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन जो है बेटा, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो कॉपर +2 का ज्यादा होता है कॉपर +1 से। अब ये रीजन तुम लोग ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन की वजह से ये होता है। हाइड्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन चार्ज पे डिपेंड करता है। ये बहुत लंबा एक क्वेश्चन बनता है, बट कभी कभी इस पर से सवाल आ सकता है। ये बड़ा फेमस सवाल है बोर्ड का, शायद आपके पास आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है। तो ग्रेटर हाइड्रेशन ऑफ कॉपर +2 की वजह से ऐसा है। मैं आपसे एक्वस स्टेट की बात कर रही हूं, मैं आपसे अभी गैसियस स्टेट की बात नहीं कर रही हूं। गैसियस स्टेट वाला सवाल पीछे आ चुका है। ठीक है बेटा, इसे लिख लो जल्दी से, चलते हैं आगे। चलो, सिल्वर और गोल्ड को क्या कहा जाता है बेटा? सिल्वर और गोल्ड क्या आपके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कि क्या होते हैं? देखो बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखो, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ही होते हैं। इसके अलावा आपके पास स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई और नहीं होते। कॉपरनिशियम भी होता है, बट हम लास्ट जो 7th पीरियड होता है उसके एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या आंसर होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं आपके सिल्वर और गोल्ड। तो ध्यान रखना, बोथ ए एंड सी आंसर होगा। सिल्वर और गोल्ड पर यह सवाल आपसे पूछा गया है कि सिल्वर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। इसी में मैं आपके लिए 2-3 सवाल और जोड़ के ले आई हूं। सिल्वर के ऊपर सिर्फ पूछा गया था कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी होता है, दोनों होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है? बिल्कुल सही है बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। बहुत से बच्चों ने डी आंसर किया है। आई नो यू पीपल नो वेरी वेल।
नेक्स्ट, आयरन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आयरन 3D सीरीज में प्रेजेंट होता है कि 4D सीरीज में प्रेजेंट होता है, फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होता है? क्या होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से आंसर? जल्दी से बता दीजिए बेटा, राइजिंग स्टार ऑफ 2022। हाँ बेटा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है मैंने मैसेज, समझ गई मैं, थैंक यू सो मच बच्चा। हाँ जी, आयरन, अरे भाई जल्दी बता दो, इस सवाल से मैं तुमसे 3 सवाल पूछ रही हूँ कि तुम्हें 3D सीरीज के बारे में बिहार के बच्चों पता है कि नहीं है, कि 4D सीरीज के बारे में पता है कि नहीं है, कि फोर्थ पीरियड के बारे में पता है कि नहीं है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत से बच्चों का आंसर ANC है। वेरी गुड बेटा, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। आयरन की बात करते हैं बेटा, एक होती है आपके पास 3D सीरीज, एक होती है बेटा 4D सीरीज, एक होती है बेटा 5D सीरीज। ये होता है फोर्थ पीरियड, ये होता है फिफ्थ पीरियड, और ये होता है बेटा सिक्स्थ पीरियड। आपके पास 6D सीरीज भी होगी जो कि 7th पीरियड के अंदर आपके पास आती है। ये स्टार्ट होती है बेटा स्कैंडियम से, खत्म होती है जिंक पे। ये स्टार्ट होती है बेटा अट्रियम से, खत्म होती है कैडमियम पे। ये होती है बेटा लेंथेनम से, और खत्म होती है बेटा मर्क्यूरी पे। तो यहाँ पर आपके इसके बीच में आता है बेटा आपका क्या? आयरन। तो आंसर होगा ये पूरा का पूरा, तो आंसर विल बी बोथ ANC। अच्छे से देख लो बेटा, बिल्कुल सही है ना? तुमने इस रिस्पेक्टिव सवाल से कितनी सारी चीजें सीखी। तुमने 3D सीरीज को देख लिया, तुमने 4D सीरीज को देख लिया, तुमने फोर्थ पीरियड को देख लिया। मैं एक ही सवाल से बहुत सारे सवाल पूछ रही हूं ताकि तुम्हारा कोई भी सवाल घुमा फिरा के आए तो तुम कर सको। सब बच्चों को पता होना चाहिए 3D सीरीज क्या है, 4D सीरीज क्या है, फोर्थ पीरियड है। ये बेटा सीरीज होती है, ये आपका पीरियड नंबर है, और ये एलिमेंट है। स्कैंडियम और जिंक के बीच में आता है आयरन, इसके बीच में आता है आयरन। स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो आयरन यहाँ आ रहा है ना बेटा, ये रहा ना आयरन, तो इसलिए बोथ A and C विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ d ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? आपके d ऑर्बिटल दिखने में कैसे होते हैं भाई? जल्दी से बताओ बेटा, d ऑर्बिटल दिखने में कैसे होते हैं? मैं अर्थ से हूं बेटा, आप कहां से हो? तो मैं अर्थ से हूं, मैं धरती से हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। बता दो बेटा। यस प्रियांशु, सही है बेटा, एटॉमिक नंबर आपने आयरन का सही लिखा। सही है बेटा, ऐसा होता है आपका डी, है ना? ये आपके पास डी की शेप होती है। यहाँ पर बेटा आपके पास एक DZ² भी आता है ना? लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे ना बेटा, तो ये भी 4 रिस्पेक्टिव उनसे ही बनता है, तो इसको भी डबल डंबल ही कहा जाता है। तो तुम्हें तो सिंपल इसका ध्यान रखना है कि शेप क्या है, डबल डंबल। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं? डी ऑर्बिटल में बेटा नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं? कितना लोब होता है डी ऑर्बिटल के अंदर? बताइए बेटा, नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल। हाँ, डबल डॉम्बल बिल्कुल सही है। डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं? अरे ये लोब क्या होते हैं? ये होते हैं लोब। ये लोब, ये लो दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ये चौथा लोब। कि तो कितना लोब है बताओ भाई, कितना लोब्स है बेटा? 4 लोब्स हैं, बिल्कुल सही है बेटा आंसर। देयर आर 4 लोब्स प्रेजेंट, 1 2 3 4, 4 लोब्स प्रेजेंट है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, अब ये डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? पहले तो तुम आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगी। डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बेटा? कितना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में रख सकते हो तुम? कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो बेटा? जल्दी से बता दो, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो बेटा? हाँ, अभी पुराने पे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन क्या बोल रहे हो तुम? 5 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो? 10, अच्छा ठीक है। यहाँ बेटा तुम गलती करोगे, है ना? यहाँ पर गलती होती है, इसलिए मैं ये सवाल लेकर आई हूँ। अब देखो बेटा, एक बात का ना ध्यान रखना, है ना? 1 2 3, अरे बिहार के बच्चों सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इधर सुन लो। ये एक डब्बा
ये जो डब्बा होता है, ये एक डब्बा को क्या बोला जाता है? एक ऑर्बिटल बोला जाता है। और ये जो पूरा का पूरा होता है, इसको बोला जाता है डी सबशेल। इस पर भी सवाल आया है आपके पास। अरे भाई तुम्हारे बोर्ड्स वालों, बिहार वालों, इस पर भी सवाल आया है। डी सबशेल पूछेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन आंसर करना, और अगर तुमसे डी ऑर्बिटल बोलेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर कितना होगा? एक छोटे डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? आंसर अब बता दो क्या होना चाहिए आंसर। क्लियर है सभी को? हो जाएगा? ध्यान रहे, एक डब्बा मतलब एक छोटा डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर डी सबशेल पूछता तो मतलब पूरे पांचों के पांचों, और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 आते बेटा। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? बहुत ही शानदार। चलते हैं आगे। सीरियम को क्या बोला जाता है बेटा? सीरियम कौन सा एलिमेंट होता है? सीरियम कौन सा एलिमेंट होता है? सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर। सीरियम कौन सा एलिमेंट होता है? बता दो भाई, सीरियम कौन सा एलिमेंट होता है? एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड, एफ ब्लॉक, बोथ ए एंड सी, सब कुछ बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। सीरियम कौन सा एलिमेंट होता है? तो आपको ध्यान रखना है, बताओ बेटा। अब सीरियम तो मैम हमें इतना अजीब सा लगता है कि हम उसे पढ़ते ही नहीं है, तो बेटा ध्यान रखेंगे, सीरियम आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है जो कि एक लेंथेनॉइड होता है। अब ध्यान से सुन लो बेटा, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, अब तुमको लेंथेनॉइड्स पढ़ना मुझे पता है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एफ ब्लॉक के हैं, उनके गंदे गंदे नाम है, मुझे पता है तुमको याद करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ध्यान रखना है वो होता है बेटा सीरियम से। कहां तक होता है बेटा? सीरियम से होता है बेटा वो ल्यूटेटियम तक, यानी कि सीई से एलयू तक वो होता है। सीरियम से बेटा ल्यूटेटियम तक वो होता है। तो वो एक लेंथेनॉइड भी है और वो एक एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है। तो सीरियम का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है बेटा? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने डी ही आंसर किया है। बहुत सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सीरियम का, अच्छा ऐसे भी बैठे जिन्होंने सीरियम का नाम ही पहली बार सुना है। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या ही कहें। लेंथेनॉइड को क्या कहा जाता है? अभी जो पिछला सवाल था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सीरियम क्या कहा जाएगा बेटा? लेंथेनॉइड कहा जाएगा कि एक्टिनॉइड कहा जाएगा आपके हिसाब से? सीरियम क्या होना चाहिए? सीरियम होता है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्टली करेक्ट। सो दीज आर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। लेंथेनॉइड कहां से लेकर कहां तक प्रेजेंट होते हैं? अब देखो तुमको लेंथेनॉइड के जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में घुसना नहीं होता बेटा, लेकिन जितने मैम आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हैं, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आंसर आपका। बिल्कुल, अरे शानदार, मतलब मजा आ गया यार। 58 से 71 तक ही होते हैं, यानी कि सीरियम से ल्यूटेटियम तक ही होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं होता बेटा, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे आप। सीरियम से ल्यूटेटियम तक आपके पास होता है आपका रिस्पेक्टिव लेंथेनाइड्स। ठीक है? अब आते हैं बेटा अगले सवाल पे। एक्टिनॉइड्स कहां से लेके कहां तक होते हैं? अब एक्टिनॉइड्स भी तुम्हें याद होना चाहिए। पहले तो आंसर बता दो, एक्टिनॉइड्स कहां से लेके कहां तक होते हैं? बिल्कुल बेटा, यस यस बिल्कुल बेटा, 90 से लेकर 103 तक सभी का आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लेंथेनॉइड्स के अंदर बेटा क्योंकि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर? जल्दी से सवाल का आंसर दीजिए बेटा। आपके लेंथेनॉइड के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से रिस्पेक्टिव सबशेल के अंदर एंटर होता है? एग्जैक्टली सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एफ सबशेल के अंदर एंटर होता है। करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही।
लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? अब इस रिस्पेक्टिव सवाल का मुझे आंसर चाहिए। सही है बेटा, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कौन से ग्रुप में। ये सवाल का आंसर तो आप ही मुझे देंगे, जल्दी से बताइए बेटा। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से, चाहे तुम देख के बता दो बट मुझे आंसर जल्दी से बताओ। यस, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बेटा? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स फोर्थ ग्रुप, थर्ड। बहुत ही शानदार, बिल्कुल बढ़िया बेटा। आपके पास जो स्कैंडियम होता है, उसके बाद बेटा आपके पास होता है टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ होता है अट्रियम, यहाँ होता है लेंथेनम, यहाँ होता है बेटा एक्टिनॉइड। ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है बेटा। तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं और ये जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ये कौन सा होता है बेटा? ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, बड़ा ही अच्छा सवाल होता है ये भी। लेंथेनम के बाद आते हैं बेटा आपके 14 लेंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के बाद आते हैं बेटा आपके क्या? 14 एक्टिनॉइड्स। और ये जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं आपके पास ग्रुप 3 के अंदर। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं बेटा? ग्रुप 3 के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप 3 का ही ये पार्ट होते हैं। आपसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बच्चों को पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। जल्दी से लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लेंथेनॉइड्स कहाँ पे हैं और एक्टिनॉइड्स कहाँ पर हैं? आंसर नंबर बी।